सरकारी सिस्टम के सड़ जाने का सबूत पेश कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर प्राधिकरण यानी नोएडा अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है और खबर यह है कि 9,000 करोड़ के बजट वाली इस अथॉरिटी के पास अगर 9 मीटर भी रस्सी होती तो एक 27 साल के होनहार इंजीनियर की दर्दनाक मौत न होती। नोएडा की सड़कों पर यह गुस्सा आपको दिखाने जा रहे हैं कि लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं और इस कृत्य के पीछे आप सड़कों पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। नोएडा की सड़कों पर यह उसी गुस्से का परिणाम है कि लोग अब इंजीनियर की मौत पर भड़क गए हैं, जिसकी कार एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जाकर गिर गई है, जहां पर पानी और कीचड़ भरा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में युवराज की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में डूबने से युवराज की मौत शुक्रवार रात लगभग 1:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले में कॉल की गई। सेक्टर 150 में यह पूरा बड़ा हादसा हुआ है और घटना के बाद तो युवराज की मौत के बाद लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। नोएडा में जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। युवराज को इंसाफ देने की अब पूरे नोएडा में मांग की जा रही है। तो नोएडा अथॉरिटी इस पूरे हादसे के बाद कटघरे में है। आपको बताते हैं कि कैसे अथॉरिटी की लापरवाही और बदइंतजामी ने युवराज के मौत का सबसे बड़ा कारण बनी है और क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं कि कैसे कैसे वो पूरी टाइमलाइन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शुक्रवार रात लगभग 12 बजे युवराज ने पिता को फोन किया और यह कहा कि पापा मेरी कार इस बेसमेंट के लिए खुदे हुए गड्ढे में गिर गई है। युवराज ने बताया कि उसकी गाड़ी इस जगह पर सेक्टर 150 के पास गड्ढे में गिरी हुई है। फोन पर ही युवराज ने अपने पिता को करंट लोकेशन भेजी, जिसके आधार पर रात लगभग 12:40 पर युवराज के पिता राजकुमार मेहता उसे ढूंढते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। कोहरे से उन्हें कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, जिसके बाद युवराज ने अपने मोबाइल को जेब से निकाला, उसकी टॉर्च को जलाया और यह बताया कि मैं इस जगह पर फंसा हुआ हूं। तत्काल युवराज के पिता ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर जरूर आई लेकिन कुछ खास नहीं कर सकी। इस दौरान युवराज की गाड़ी धीरे धीरे कीचड़ में समाती जा रही थी और वो खुद को बचाने के लिए गुहार करता जा रहा था। युवराज खुद को बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गया और चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो। करीब 90 मिनट के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है, लेकिन इससे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 1.5 घंटे देरी से पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन दमकल की टीम के पास एक वो रस्सी भी नहीं थी और जो रस्सी थी वो इतनी छोटी निकली कि वो युवराज तक नहीं पहुंच सकी। बाद में क्रेन से भी कोई मदद युवराज को नहीं मिली। उस बेसमेंट के लिए खुदे गड्ढे में जो पानी भरा हुआ था वो बेहद ठंडा था और आसपास निकले सरिया की वजह से कोई भी अधिकारी, कोई भी सुरक्षाकर्मी मौके पर जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। पुलिस और दमकल की टीम देखती रह गई। इस दौरान करीब 2 घंटे बाद मोनिंदर नाम के एक डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाई और उस गड्ढे में उतरने की कोशिश की। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। तब तक युवराज पानी में डूब चुका था। फिर कई घंटों की तलाश के बाद युवराज तो मिला, लेकिन वो जिंदा नहीं था, उसका शव बरामद हुआ। तो इस पूरी घटना की टाइमलाइन को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम और प्रशासन आपातकाल की स्थिति में किस तरह अपंग हो जाता है। और वो पूरी टाइमलाइन जो हमने आपको दिखाया कि रात 12:02 पर युवराज की गाड़ी गड्ढे में गिरती है। रात 12:05 पर युवराज ने अपने पिता को फोन किया। रात 12:20 पर पिता ने पुलिस को सूचना दी कि मेरा बेटा गड्ढे में गिर गया है, ये उसकी लोकेशन है। रात के 12:40 पर पिता मौके पर पहुंचा। रात 12:45 पर पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। उसके बाद दमकल कर्मियों को सूचना दी जाती है। रात 12:50 पर दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है। रात 2:15 के आसपास एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद युवराज तो मिला और इस दौरान सुबह के 4:30 बज जाते हैं और 4:30 बजे युवराज का शव
निकाला गया। अब आपको उस मौत के बाद उस बेसमेंट की हम आपको सच्चाई बताते हैं, जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नोएडा सेक्टर 50 में यह बेसमेंट करीब 2 साल पहले कॉमर्शियल मॉल बनाने के लिए खोदा गया था। उसके निर्माण कार्य को रोक दिया गया किसी कारणवश, लेकिन गड्ढे को भरने की किसी ने सोचा भी नहीं। बारिश और आसपास की निकासी का पानी इस गड्ढे में जमा होने लगा, जिसके बाद एक दलदल बन चुका था यह पूरा गड्ढा। इसे ढकना तो दूर, अथॉरिटी और बिल्डर्स ने इसके पार आसपास के इलाकों में बैरिकेड्स, रिफ्लेक्टर या फिर चेतावनी संकेत लगाना भी उचित नहीं समझा। टीवी9 की टीम यहां पर पहुंची तो हर ओर नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही के सबूत बिखरे नजर आए। नोएडा सेक्टर 150 के निर्माणाधीन बेसमेंट का ये जो गड्ढा है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है उसकी गिरने से मौत जो हो गई थी, उस मामले में नोएडा अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी ने इसमें जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया है और बाकी के जो लोग यातायात संबंधी कामों में जो लगे हुए थे उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है। तो यहाँ इस नाले से गाड़ी निकलते हुए उस पानी में जाकर गिरी। 70 फीट चूँकि इसमें खुदाई की गई है, तो 70 फीट गहरे ये जो पानी भरा हुआ जो इलाका है इसमें वो गिर जाता है और बार बार वो टॉर्च जलाकर लोगों से बचाव की भी गुजारिश करता है, लेकिन उस वक्त समय पर कोई भी बचाने के लिए नहीं उतर पाता। वो अपने पिता को भी फ़ोन करता है, उनसे भी कहता है कि मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि उसको बचाया नहीं जा सका। अब सवाल यह है कि नोएडा अथॉरिटी को क्यों ना युवराज की मौत का जिम्मेदार माना जाए। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितने बड़े इंतजामात, लेकिन क्या कुछ होता है। ये युवराज है, वो 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने माता पिता के सपनों को उड़ान भरने वाला शख्स था। लेकिन क्या हुआ उसके साथ, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्यों ना इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी को गुनहगार समझा जाए, क्योंकि 8,732 करोड़ के बजट वाली सोसाइटी, और सवाल यह है कि निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में पानी भरने से क्यों नहीं रोक सकी। हजारों करोड़ सालाना कमाई होती है इस अथॉरिटी की, लेकिन खतरनाक जगह पर कोई चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। साइट की, जो वहां पर साइट है, उसकी नियमित सेफ्टी और निरीक्षण में नोएडा अथॉरिटी के जिम्मेदार अधिकारियों ने कितनी बड़ी लापरवाही बरती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मॉनसून और जल भराव को लेकर कोई प्रभावी इंतजाम नहीं था, क्योंकि 2 साल से वहां कोई काम ही नहीं चल रहा था। और उसके बाद भी किसी ने इस हादसे से पहले सबक नहीं लिया, और हादसे के बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था, परेशान करने वाला था, शर्मसार करने वाला था। हादसे के बाद रेस्क्यू और मेडिकल मदद में भी कई घंटे लग गए, जिसके बाद युवराज की मौत हो गई। अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, वो तस्वीर हादसे के बाद की है, और कैसे सिस्टम जागा तो जरूर, लेकिन पीडब्ल्यूडी की नींद इस इतने बड़े हादसे के बाद खुलती है। मौके पर अधिकारी पहुंचे तो लोगों के भारी विरोध और पत्रकारों के सख्त सवालों का सामना करने की उनके पास हिम्मत तक नहीं थी, और उनसे जवाब तक देते नहीं बन रहा था। ये देखिए, नाले का ही पानी तो गया है गड्ढे के अंदर। नाले को कवर करना, जब आप कर रहे हैं नाले की सर, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये पानी क्या इसी नाले से अंदर गया है, कहीं और से यहाँ आता है? ये पानी कहाँ से आया है? ये पानी कहाँ से आया? ये इसी नाले से आया है या कहीं और से आया है? ये पानी इसी नाले का है। इसी नाले का, मतलब क्यों जा रहा है ये अंदर? इस लापरवाही और 27 साल के एक इंजीनियर की मौत के बाद भी अथॉरिटी का जो रवैया है वो सुधार के बजाय बचाव का ज्यादा नजर आता है, और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही तो होता है। हमने भी ऐसा ही देखा है। यही वजह है कि शासन प्रशासन की लापरवाही से होने वाले हादसों पर लगाम नहीं लग पाता है। अब आप समझिए कि कैसे कैसे इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई और एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी जान गंवानी पड़ी।